आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। राष्ट्रीय जनता दल के नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए पार्टी महासचिव श्याम रजक की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए, जिस पर उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सम्मेलन में श्याम रजक का लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से विवाद हो गया था, जिसके बाद से वे तनाव में थे। उत्तर प्रदेश में एक अपराधी की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड की पुलिस बिजनौर गई, जहां पर परिजनों ने अपराधी को छुड़ाने के लिए उत्तराखंड पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस कर्मियों की वर्दी तक फाड़ डाली। लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते अपराधी को परिजन छुड़ा नहीं पाए। पुलिस ने अपराधी को उसके गांव कलकत्ती जिला बिजनौर से गिरफ्तार किया है। रुड़की के पिरान कलियर में जियारत के लिए आए 3 जायरीनों की धनौरी के 52 दर्रे गंगनहर में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से सभी शव निकाल लिए गए। मृतकों में अलीगढ़ निवासी 19 वर्षीय मायरा, 9 वर्षीय अनस व अमरोहा निवासी खुर्शीद शामिल है। अल्मोड़ा में एक नाबालिग बच्चे को स्कूटी चलाने देने पर पुलिस ने उसके अभिभावक पर 25,000 रुपये का चालान ठोका है। 14 वर्षीय उक्त बच्चा बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहा था, जिसकी स्कूटी भी सीज की गई है। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के चलते भूस्खलन के कारण 122 सड़कें बंद हो गई हैं। इनमें 1 राष्ट्रीय राजमार्ग, 11 राज्य मार्ग व 10 मुख्य सड़कें शामिल हैं। हालांकि बाद में 35 सड़कों को देर शाम आवागमन के लिए खोल दिया गया। नैनीताल जिले में अभी भी 25 सड़कें बंद हैं। वहीं चंपावत में भी 18 सड़कों को बंद करना पड़ा है। एक कोरियन महिला ने स्वयं को अपने पसंद के हॉलीवुड स्टार जैसा दिखाई देने के लिए 46 लाख रुपए से भी अधिक की धनराशि खर्च कर अपनी 15 सर्जरी करवा डाली। सर्जरी के तहत उसने अपनी नाक, गाल तक बदलवा दिए। 5 साल पहले सिजेरियन डिलीवरी के समय डॉक्टरों द्वारा महिला के पेट में फोर्सेप छोड़ देने को गंभीर लापरवाही मानते हुए केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने उक्त मामले में जांच के आदेश दिए हैं और दोषी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। देहरादून में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर समाज में दया व करुणा के लिए मीडिया का योगदान विषय पर एक कार्यक्रम केंद्र प्रभारी राजयोगिनी बीके मंजू की अध्यक्षता व बीके सोनिया के संचालन में किया गया, जिसमें विषय संदर्भित व्याख्यान देते हुए सूचना विभाग के उप निदेशक मनोज श्रीवास्तव व भूपेंद्र चौहान ने मीडिया को नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता अपनाने की सलाह दी। दीपशिखा बहन ने राजयोग का अभ्यास कराया तो राजयोगी बीके सुशील ने मीडिया को अध्यात्म से जोड़ने की बात कही। इसी कार्यक्रम पर देखिए उस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। होता एक वहाँ है मजहब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूँ बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। रत्नों से जड़ी होती है वहाँ सबकी पहरवाइश, हाँ सबकी पहरवाइश। सब होते हैं दौलतमंद वहाँ, होती नहीं कोई ख्वाहिश, हाँ होती नहीं कोई ख्वाहिश।
मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। शहजादे शहजादियों की वो तो कायनात है, हाँ वो तो कायनात है। उम्र होती ज्यादा खुशियों से भरे दिन रात है, खुशियों से भरे दिन रात है। जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। होती है सब में फजीलत, खूबी और अदब है, हाँ खूबी और अदब है। तेरी चमकीली दुनिया वो सच में कोई गजब है, हाँ सच में कोई गजब है। सबका रहमान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मजहब होता एक वहाँ, है मजहब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंचासीन सभी महानुभाव और आप सभी भाई बहनों का देहरादून सेवा केंद्र की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही केवल शब्दों से नहीं, मैं चाहूँगी कि पुष्पों और बैज से भी आप सभी का स्वागत किया जाए, हमारे मंचासीन महानुभावों का। तो मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वो आएं और पुष्प और बैज से हमारे अतिथि गणों का स्वागत करें। विनम्रता
स्वागतम हार्टी वेलकम, स्वागतम हार्टी वेलकम। अपने घर में आप पधारे हैं, नया परिवार आपका है। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन का बड़ा ही महत्व है। तो हम कार्यक्रम के शुभारंभ में अभी दीप प्रज्वलन करेंगे। मैं मंचासीन सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण और आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो दीप स्टैंड के पास आएं और दीप प्रज्वलन करें। एक दिया इस स्थान के बारे में आपको संस्था का परिचय देना चाहेंगे। हमारी संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन है जिसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। सन 1936 में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा इसकी स्थापना की। वर्तमान समय संस्था की मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी हैं। पूरे विश्व में 137 देशों के अंदर लगभग 4,500 शाखाओं के साथ यह संस्थान एक विशाल वट वृक्ष की भांति कार्य कर रहा है। संस्था के द्वारा चरित्र निर्माण और जीवन में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए राजयोग की शिक्षा दी जाती है। तो संस्था का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करना, अपने जीवन में व्याप्त कुरीतियों बुराइयों से दूर होना है, जिसके लिए राजयोग की शिक्षा ही मुख्य रूप से दी जाती है। हर वर्ष इसके लिए कोई ना कोई अभियान भी चलाया जाता है। इस वर्ष का हमारा अभियान है दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण। इसी संदर्भ में हमने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका विषय है दया एवं करुणा के लिए मीडिया का योगदान। तो आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी हमारे मंचासीन जो भी सम्मानित वक्ताएं हैं वो अपनी वाणी को संक्षेप में हमारे सामने प्रस्तुत करें अपने विचारों को, और 10 मिनट का समय आप लेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय भ्राता सुशील भाई जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने विचार आज के विषय पर हमारे बीच में रखेंगे। आदरणीय भ्राता सुशील जी इस संस्थान में बहुत समय से जुड़े हुए हैं और समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारी आदरणीय मंजू दीदी जी, हमारे आदरणीय भ्राता श्री गोपाल नारसन जी, आदरणीय भ्राता मनोज श्रीवास्तव जी, हमारी आदरणीय दीदी सोनिया दीदी जी
और आदरणीय शिखा बहन जी और सभा में उपस्थित होनहार देवता, आप सबके प्रति, जैसा कि आज का विषय है कि दया और करुणा के लिए, समाज में दया और करुणा के लिए मीडिया का योगदान, तो सबसे पहले तो आज बड़ा सुंदर दृश्य है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने सारे देवताओं का दर्शन हो रहे हैं। बाबा ने आज अपनी वाणी में कहा कि मेरा एक एक बच्चा कैसा है, राजा है। राजा भी हैं और होनहार देवता भी हैं। मैं नहीं समझता कि इसके अलावा सारे कल्प में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ऐसा कोई दृश्य आएगा कि इतने सारे राजे बैठे होंगे। बहुत सारे राजे बैठे हैं। तो बाबा ने या परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई थी तो इसको जन्नत के रूप में बनाया था और वहां पर सुख, शांति, समृद्धि, पवित्रता सब कुछ था। और जैसे आज बाबा ने याद किया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु वहां सतयुग में, ऐसी दुनिया थी। वहां कोई उपद्रव भी नहीं होता था और जहां कोई उपद्रव नहीं होता ना, तो वहां कोई समाचार नहीं बनता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? तो कई बार आपने अपने मित्र संबंधियों से ऐसा पूछा होगा, और आजकल तो खास करके, कि भाई क्या बात है, बड़े दिनों से न तो कोई फोन किया, न कोई वीडियो कॉलिंग करी आपने। तो वो कहते हैं बड़े प्यार से, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अब ये समझने वाली बात है कि अगर सब कुछ ठीक है तो इसका मतलब कोई समाचार नहीं है। समाचार कब बनता है? जब विकृतियां पैदा होती हैं। ये दुनिया में जितने समाचार रोज सुनते और देखते हो ना, ये सब विकृतियों का परिणाम है। तो समाचार बनने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति कम हो गई। एक शोध पत्र बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिया था, खास करके जो साहित्यकार थे, तो उसको मैंने जब पढ़ा, वो इसी से संबंधित है। तो उन्होंने उसमें कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल से अगर हट जाता है, मूल माना उन्होंने कहा उसकी मातृभूमि, उसकी मातृभाषा और उसकी जो जहां वह रहता है उसका परिवेश, जिसमें खान पान व्यवहार सब आता है, अगर वो उसको छोड़ देता है, तो बहुत सारी बातें थी। उसका सार था कि उसको सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती है। पॉइंट बड़ा नोट करने वाला है। पैसा कमा सकते हैं, आजकल तो बड़े बड़े जबरदस्त पैकेज मिल जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, विश्व में आपको सुख शांति की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि अगर हम अपने मूल में हैं, शास्त्रों में भी है कि भाई अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। तो वास्तव में वो कौन से धर्म की बात है? वो धर्म वो नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ये वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आप सब जानते हैं। और ना ही उसका भाव ये है कि हम किसी भाषा को या किसी कल्चर को छोटा या बड़ा कर रहे हैं। उन्होंने अपने शोध पत्र में साफ साफ कहा कि जो जहां पर पैदा हुआ है, और मेरी तीसरी आंख तो एक चीज और ऐड करती है कि हमारा जन्म ऐसे ही नहीं होता है, हमारा सब कुछ पिछला कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हमें कौन सा परिवार मिलेगा, कौन सा संस्कार मिलेगा, क्या परिवेश मिलेगा, ये सब डिपेंड करता है हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से। तो उसमें यह बताया गया कि अगर मूल छोड़ दिया, मानो किसी ने अपनी भाषा छोड़ दी, किसी ने अपनी मातृभूमि छोड़ दी, तो वो बहुत कुछ दुनिया में जो मिलता है ना, पैसा वगैरह, वो तो कर सकते हैं, लेकिन सुख शांति की अनुभूति नहीं कर सकते। अब हमारा मूल क्या है? देखो, हमारा मूल क्या है कि परमात्मा शिव परमधाम में रहने वाले हैं, समझना। और उनका मीडिया या मीडिएटर कौन है? कौन है मीडिया या मीडिएटर परमात्मा शिव का? हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जिनको शास्त्रकारों ने भागीरथ भी कहा है। तो सबसे सतो प्रधान मीडिएटर या मीडिया जो काम कर रहा है वो है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो हमारी जड़ें कहां से शुरू हुई? यहां से। वैसे भी ब्राह्मणों को कहां दिखाया जाता है? मूल में दिखाया जाता है। तो अब क्या काम है? जैसे ब्रह्मा बाबा ने
शिव बाबा के ज्ञान को हमको थोड़ा थोड़ा करके सुनाया और क्या कर दिया, मनुष्य से देवता बना दिया। और कल्प कल्प ऐसा ही होता है ना ऐसा, इसमें कोई संशय की तो बात नहीं है। लेकिन इसकी कॉपी की, अब आप कहेंगे कैसे कॉपी की? आजकल के माँ बाप, आज बाबा ने याद किया है ना, आजकल के माँ बाप बड़े प्यार से अपने बच्चों को कहते हैं, बहुत प्यार से, मेरा राजा बच्चा कहते हैं ना, आपको भी कहा होगा। लेकिन माँ बाप भी जानते हैं कि उनका हर एक बच्चा राजा नहीं बन सकता है। तो कहां के कॉपी करी? बाबा हमारे मूल में है तो कॉपी कर ली। अब ऐसे ही जो एक मीडिया है समाज में आजकल ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, और एक मीडिया और है कौन सा मीडिया? थॉट पावर का मीडिया। जो हमारे थॉट्स चलते हैं ये भी कम्युनिकेट करते हैं प्रॉपरली, लेकिन ये सूक्ष्म है, ये दिखते नहीं है। तो ये मीडिया का काम है जो हमारे ब्रह्मा बाबा ने किया कि इसको जो चीज है उसको साफ साफ दिखाना अथवा बताना। लेकिन आजकल क्या है, आजकल थोड़ी परेशानी हो गई है, विकृतियां हो गई हैं। तो विकृतियां क्या हो गई हैं? एक और शोध आया आज से, वैसे तो 50 साल पहले का भी था, और आज से 30 साल पहले का भी था, और आज से 20 साल पहले का भी था। तो आज से 20 साल पहले की मैं बात सुना देता हूं कि एक साल में जितनी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, इंफॉर्मेशन माना सूचनाएं, या यूं कहो कि ज्ञान का आदान प्रदान, जितने मीडिया सोर्सेज हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जितनी एक साल में होती थी आज से 20 साल पहले, उतने एक दिन में अभी सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो उससे हुआ क्या है कि हर एक व्यक्ति इंसाइक्लोपीडिया तो बन गया है, समझ रहे हो ना, उसको ज्ञान बहुत है। मैं नहीं समझता, अगर हम कोई बात सुनाएंगे ना, आप सबने सुन रखी हो बात, कोई भी बात सुना दो, शास्त्रों की सुना दो चाहे किसी की भी सुना दो, वो सबने सुनी हुई है कि उनके पास सवेरे ही आ जाती है इंफॉर्मेशन। तो उससे क्या हुआ है, ये एक विकृति हो गई है। क्यों? कि ये ज्ञान की इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन बस वो सूचना की तरह, सूचना को हम इधर से उधर फॉरवर्ड कर देते हैं, न तो उसके भाव को समझते, न उसके पीछे की भावना को समझते। तो आज जो मीडिया वाले बैठे हैं, दोनों बहुत बड़ी हस्ती बैठे हैं, दोनों के पास कलम की ताकत भी है और सरकार की ताकत भी है। तो हम तो इस मंच से यही कहना चाहेंगे कि मीडिया, उस मीडिएटर ने जो किया और कौन सा ज्ञान सुनाया, परमात्मा शिव का ज्ञान सुनाया। तो ये इंफॉर्मेशन तो आजकल ना, जब हमारे जमाने में कोई समाचार सुनाते थे ना, भाई मैं क्या बताऊं, इतने प्यार से समाचार सुना के जाते थे, उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं होता थे। और अगर आज के समाचार कभी जरूरी में सुनते हैं ना, तो लगता है मेरे सर में दर्द हो गया, इतनी जोर जोर से बोलते हैं, देखो ये हो रहे वाला है वो। अरे भाई, तो आप तो शांति में रहो। अगर कभी कोई डिबेट सुन लिया ना आप लोगों ने, तो मैं नहीं समझता भाई आप वो सब जानकार हैं, तो स्थितियां कहां से कहां हो जाती हैं। तो बाबा के मंच से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये मीडिया है हमारे ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने हमको मनुष्य से देवता बनाया, और हमारी इन आंखों का दृश्य, इतने सारे उनके राजा बच्चे बैठे हैं। तो हम तो अब मीडिया वालों से यही कहेंगे कि ऐसी सूचनाएं दो जिससे सामने वाले के अंदर दया भी आए, शांति भी आए और करुणा भी पैदा हो, न कि इस तरह की सनसनीखेज खबरें। और कई बार तो मैं, आप समझते हैं, सब सोशल मीडिया से कनेक्टेड होते हैं, हेडिंग कुछ होता है। आज से 15 साल पहले एक बार मैं किसी ऑफिस में था, तो वहां मैं वो बात जरूर सुना, उसमें लिखा अटल बिहारी जी ने की शादी। अब आगे पीछे कुछ नहीं बताया उन्होंने। अब मैंने सोचा भाई अटल बिहारी जी अच्छे खासे हैं, अब तो बुढ़े हो गए, अब उनको क्या पड़ी है। और उन्होंने 5 मिनट तो पहले ऐड दिए, तो मैंने बड़ी अच्छी तरह से वो ऐड भी देखे। क्या करता मैं भाई, मैंने कहा अटल बिहारी जी ने किनसे शादी कर ली, जरा देखें तो सही। अब बाद में पता लगा कि कोई अटल बिहारी वाजपेयी नाम का व्यक्ति था। और अब बताओ, अब ये सोचो कि इतनी टेढ़ी बात सुनाने की आवश्यकता क्या है। तो मीडिया के लिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत है, बाबा ने किस तरह से सुनाया और किस तरह से सृष्टि परिवर्तित हुई। तो बस हमारा अनुरोध यही है, और यही मीडिया वाले करें, इतना ही कहना चाहेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आदरणीय भ्राता बीके सुशील जी का, जिन्होंने हमें बताया कि मीडिया का कार्य होता है इंफॉर्मेशन पहुंचाना।
और ये सर्वश्रेष्ठ मीडिया परमात्मा ने यूज़ किया है, क्योंकि वो हमें वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो हमें कभी भी किसी के द्वारा कहीं से भी मिल नहीं सकती, और जिससे ही विश्व का कल्याण होगा और परिवर्तन होगा। धन्यवाद। अभी मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय भ्राता मनोज श्रीवास्तव जी से, जो कि वर्तमान समय सूचना विभाग में उपनिदेशक के कार्य पद पर हैं और इसके साथ साथ विधानसभा मीडिया सेंटर के भी प्रभारी बनकर के अपना कार्य देख रहे हैं। आपको विक्रमशिला हिंदी पीठ से विद्या वाचस्पति की उपाधि भी प्राप्त हुई है। आपने अनेक पुस्तकों का भी सृजन किया है। तो हम ऐसे महान अनुभवी साहित्यकार और साथ ही सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले भ्राता मनोज श्रीवास्तव जी से अनुरोध करते हैं कि वो अपने विचार आज के इस कार्यक्रम में हमारे समक्ष रखें। ओम शांति। ओम। सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव को और ब्रह्मा बाबा को हम आभार व्यक्त करेंगे कि हमें यहाँ तक पहुँचाया, बहुत चेंज किया हमारे अंदर, और काफ़ी अपने अंदर मतलब विकृतियाँ दूर हो रही हैं, प्रोसेस में है वो, और बहुत चेंज हुआ है। और यहाँ पे जो है, यहाँ से जुड़ के धीरे धीरे जो हमको मिल रहा है वो वाकई इस दुनिया की जो नकारात्मकता है और जो आपकी सोच है उससे बचाते हुए और आपको आध्यात्मिक उन्नति को ले जा रहा है। आज का ये जो हम कार्यक्रम देख रहे हैं, सुशील भाई साहब ने रखा है ये, तो मैं देख रहा हूँ कि एक हम इलाहाबाद इंस्टीट्यूट से पढ़ते थे, वहाँ का एक कोट था, क्वार्टर में टाट एर्बोरस अर्थात जितनी वृक्ष उतनी शाखाएँ। तो हमारा माउंट आबू तो हेडक्वार्टर हो गया और ये शाखाएँ हैं, तो शाखाएँ भी वृक्ष बन जाएंगी। तो इस संदर्भ में जो अभी दो कार्यक्रम, ये कार्यक्रम असल में पहला हमारा मुलाकात जो है वहाँ पे मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था। हर सब्जेक्ट का कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें मीडिया का भी हुआ था। पहला 2016 में मैं गया था, तो मैं बिल्कुल अपरिचित था ब्रह्मा कुमारी से। तो वहाँ से गोपाल भाई साहब हमको ले गए थे मीडिया के माध्यम से वहाँ से। तो वहाँ से मैं आया तो बहुत, फिर एक बार जब सेंटर पे गया फिर चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ कि अंदर का, मेरी फ़िलासफ़ी सब्जेक्ट था इलाहाबाद इंस्टीट्यूट से, मैं फ़िलासफ़ी सिविल सर्विस से मैं चूँकि एग्ज़ाम दिया था, वही मेरा सब्जेक्ट था पीसीएस के माध्यम से। तो वही सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी में घुसती थी। फ़िलासफ़ी में होता है कि अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट ट्रुथ है क्या, उसकी खोज करता है। तो खोज करता है, तो दोनों टैली कराया तो ये बिल्कुल मैच कर गया कि जो यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाई जाती है कि वे ऑफ ट्रुथ क्या है और कैसे लॉजिकल, वो बिल्कुल इनका मुरली में या ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में मैच, इसलिए अट्रैक्ट किया। लॉजिकल हर जगह, हर फिलॉसफी भी लॉजिकल है, इनकी भी लॉजिकल है। लॉजिक से भी और इंट्यूशन से भी, अंतरात्मा से भी ये संतुष्ट कर देते हैं। तो इसके माध्यम से अब देखिए, अब बाबा हमको यूज कर रहा है। अब हमने पहली पुस्तक मेडिटेशन के नवीन आयाम तब लिख दी जब हमें ब्रह्मा कुमारी ज्ञान भी नहीं पता था, चूँकि लिखवा रहे हैं ना 45 दिन में। और प्रभात पब्लिकेशन जो दिल्ली का 15 दिन के अंदर पब्लिकेशन, जो 8 महीने लेता है, 15 दिन के अंदर पब्लिश कर दिया। बाबा लिखवा रहे थे वो, फटाफट 2-3 साल में 3-4 किताबें निकलवा दिया। और सबसे बड़ी बात कि इस ज्ञान को ऑल इंडिया चूँकि प्रभात का बहुत बड़ा मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बुक फेयर होता है, वहाँ भेजते हैं, सब पुस्तकालयों में भेज देते हैं। तो फ़ोन आते, खुशी होती है कि भाई काफ़ी अपने आप करा दिया, मेरा काम भी नहीं था वो। तो इस प्रोसेस में अब आज जो है क्या मीडिया कॉन्फ्रेंस, अब चूँकि ये भी मीडिया कॉन्फ्रेंस है। आज देखिएगा, आज नहीं, 2-4 साल 5 साल बाद देखिएगा यही चीज़ जो माउंट आबू में मीडिया वाले आज तो कम आए हैं। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था लोगों से, उन्होंने कहा भी था बट कम आए हैं। बट देखिएगा आने वाले दिनों में, जैसे कहते हैं ना, जितनी शाखाएं उतनी वृक्ष, तो ये भी एक वृक्ष बन जाएगा। और इसी तरह से कॉन्फ्रेंसेस होने लगेंगे और जिसे कहते हैं बाबा का लाइन लग जाएगी, तो वो दिन आएगा। और सुशील भाई साहब बहुत बढ़िया, क्या एक मीडिया के बारे में एक डिफिनेशन दी जाती है कि बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ और गुड न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़। तो जहाँ गुड बैड है, बैड गुड है, तो यही ट्रांसफॉर्मेशन तो हमको करना है कि समाचार तब बनेगा जब बैड चीज़ होगी।
गुड तो समाचार है ही नहीं है वो। तो इस अच्छा, जहाँ बैड है वहाँ तमाम तरह के स्ट्रेस है, तमाम तरह के आपके समस्याएं हैं, और इससे जो है आपका कैसे पॉजिटिविटी लाएं, मानवीय मूल्यों पे फोकस किया जाए। अच्छा, मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है चेंज, सोशल मीडिया आ रही है। तो सोशल मीडिया कहा जाता है कि बंदर के हाथ में उस्तरा, वहाँ पढ़े लिखे अनाड़ी नाड़ी सब जो है एक ही तरह से लिख देंगे, कमेंट कर देंगे, क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, कुछ नहीं सोचेंगे, और उसी तरह के भाव विचार ये बनते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा कि परमात्मा से जुड़ने का जुड़ के जो आप अंदर आप पाइएगा यहाँ पे, वो इतना ज़्यादा कुछ मिलेगा। अब समझ लीजिए कि अब उसमें काफ़ी, जैसे आज की मुरली में हालांकि हर का ज्ञान मैच करता रहता है। कहते हैं कि आप में अगर श्रीमत है, स्नेह है, तो समर्पण है, जब है ही नहीं तो उसी रूप में हम मुरली में पढ़ रहे थे। उसमें होता है सबसे पहले परखने की शक्ति होती है। तो पहले परख लीजिए कि इस चीज़ सही है या नहीं है, ब्रह्मा को जाना सही है या नहीं। जब परख लीजिएगा तो निर्णय ले लीजिएगा कि हमें अब सही है, इसलिए हमें मुरली सुनना है। जब मुरली सुनना है, निर्णय ले लिए, तब आपको सहन करने की क्षमता आ जाएगी। घर में डांट पड़ेगी या पानी बरसेगा, मुरली जाएंगे, तब सहन करने की क्षमता आ जाएगी और सामना करने की। तो एक दूसरे से लिंक्ड है वो। तो बाबा अंदर शक्ति देते हैं, प्रोसेस से अंतर्ज्ञान आपका डेवलप होता जाता है। इस रूप में आप देखिएगा कि मीडिया वालों तक मैसेज हम लोग लिंक में रहते हैं। हमारा मीडिया का तो काम भी है, मीडिया के बीच में रहते हैं। तो बाकी यहाँ के लोग काफ़ी चर्चा करते हैं, परंतु अब थोड़ा हिचक होती है, थोड़ी सी आएंगे, कुछ दिन में आएंगे। से जितनी वृक्ष उतनी शाखाएं वाली बात, जितनी शाखाएं उतनी वृक्ष वाली बात हो जाएगी। ओम शांति। इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से हम परमात्मा से, उनकी मुरली से शक्तियाँ लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुखी बना सकते हैं, और अपनी द्वारा जो आगे हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे वो भी फिर सुखद होगी, श्रेष्ठ होगी। तो अभी हम सुन रहे थे कि मेडिटेशन किस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। तो कुछ देर के लिए हम आज की सभा में योग अभ्यास करेंगे कि क्या अनुभूति हमें योग से होती है, उसका अनुभव करेंगे। तो आप सभी साइलेंस में बैठेंगे, परमात्मा की याद में बैठेंगे, कुछ आपको गाइड किया जाएगा, उसके आधार पर आप मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। सब अलर्ट होकर बैठेंगे। भृकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक चमकता सितारा, मैं एक ज्योति पुंज हूं। बहुत शक्तिशाली हूं। मैं शक्तियों का पुंज हूं। मैं चैतन्य शक्ति हूं। मैं एक समर्थ आत्मा हूं।
शक्तियों का अनंत भंडार मेरे अंदर है। मैं आत्मा इस देह की मालिक सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये संपूर्ण देह मेरे नियंत्रण में है। मुझ आत्मा के पास शक्ति है ये चुनने की कि मुझे क्या देखना है और क्या सुनना है। मैं आत्मा हर पल निर्णय कर सकती हूँ कि मुझे क्या ग्रहण करना है। बहुत शक्तिशाली हूँ। आज मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ कि इन कर्मेंद्रियों द्वारा मैं केवल और केवल समर्थ को ही ग्रहण करूंगी। मेरी अनुमति के बिना ये आंखें कुछ नहीं देख सकती। मेरी अनुमति के बिना ये कान कुछ नहीं सुन सकते। मैं आज ये निर्णय करती हूँ कि मैं केवल सकारात्मकता को ही अपने अंदर प्रवेश होने दूंगी। जो बातें मेरे काम की नहीं हैं उन्हें सुनते हुए भी नहीं सुनूंगी। जो दृश्य मुझे आत्मा की गुणवत्ता को घटाए उसे देखते हुए नहीं देखूंगी। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं समर्थ हूँ। शक्तियों के सागर हैं, शक्तियों के अनंत भंडार हैं। वो मेरे सम्मुख हैं। और मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दे रहे हैं। मैं शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें
मेरे मन बुद्धि की स्लेट को साफ करती जा रही हैं। आज दिन तक जो कुछ भी व्यर्थ और नकारात्मक मैंने सुना या देखा, वो मेरे मन बुद्धि से साफ होता जा रहा है। शक्तियों का अनंत प्रवाह मुझ आत्मा पे हो रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, समर्थ हूँ। इसी अनुभूति के साथ अब मैं अपने कार्य क्षेत्र पर जब भी जाऊंगी तो केवल और केवल समर्थ को ही ग्रहण करूंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अपनी आदरणीय शिखा दीदी जी का, जिन्होंने हमें आत्मा की अनुभूति कराई, साइलेंस का अनुभव कराया। आप सब इस प्रकार का अनुभव अपने जीवन में कंटिन्यू रखने के लिए, इसके लिए हमारे यहाँ पर राजयोग शिविर कराया जाता है, जो कि प्रति सोमवार को शुरू होता है शाम 4 से 5। तो इस बार भी सोमवार से यानी कल से ये शिविर प्रारंभ होगा 3 दिन के लिए। आप सब उसका लाभ ले सकते हैं। आप में से जो भी सीखना चाहते हैं, जिनको नहीं आता है, वो इस राजयोग शिविर को ज़रूर अटेंड करें और अपने जीवन में राजयोग का अनुभव करें। अभी हमारे बीच में आदरणीय भ्राता भूपेंद्र चौहान जी पहुंच चुके हैं। आपका हम आज की सभा में हार्दिक स्वागत करते हैं और बहनों से अनुरोध करते हैं कि वो आएं और पुष्प और बैस से आपका स्वागत करें। विनम्रता का वंदन है, भातृ प्रेम का। हमारे बीच में उपस्थित हैं आज एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर श्री गोपाल नारसन जी। आपने साहित्य के क्षेत्र में अनेक पुस्तकों का सृजन किया है और अनेक पुरस्कार भी सम्मानित रूप से आपने प्राप्त किए हैं। भारत गौरव, अंतर्राष्ट्रीय तदगत, विशिष्ट सम्मान, हिंदी सम्मेलन सम्मान इत्यादि। वर्तमान समय आप एज ए सीनियर एडवोकेट ऑफ द स्टेट कंज्यूमर कमीशन के रूप में भी कार्यरत हैं और साथ साथ एक डिवाइन मिरर चैनल का भी आप संचालन कर रहे हैं और साथ ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी आप जुड़े हुए हैं और अपने जीवन में राजयोग का भी अनुभव करते हैं। तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे आज के इस विषय पर दया एवं करुणा के लिए मीडिया का क्या योगदान है। संक्षेप में आप भी अपने विचार हमारे समक्ष रखें। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय सोनिया बहन जी, इस खूबसूरत सभा की अध्यक्षता कर रही राजयोगिनी आदरणीय बहन मंजू दीदी जी, हमारे राजयोगी भाई सुशील जी, अभी अभी हमें जिन्होंने राजयोग का अभ्यास कराया शिखा बहन, और
उत्तराखंड सरकार में सूचना विभाग के उपनिदेशक और नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास कर रहे हमारे भाई मनोज श्रीवास्तव जी, भूपेंद्र चौहान जी और मेरे सामने बैठे सभी रूहानी किंग्स यानी सभी राजा भाई बहनें। अभी हम जो मुरली सुन रहे थे उसमें बार बार आ रहा था कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर यानी हम सब राज्य अधिकारी बने, अपने ऊपर राज करें। वही ठीक स्थिति मीडिया की भी है। पहले प्रिंट मीडिया हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग नहीं था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि रुड़की के अंदर 50,000 प्रतियां विभिन्न समाचार पत्रों की आती थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आया। पहले दूरदर्शन से शुरू हुई थी शुरुआत, और फिर जो प्राइवेट चैनल आए, अब लगभग बाढ़ सी आ गई और डिबेट्स और वो इस तरह से चलन हुआ कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हावी है। लेकिन इसके बाद एक और मीडिया आया और वो मीडिया है सोशल मीडिया, जिसके आप और हम सब पत्रकार हैं। आप सबके हाथ में अगर वो दुनिया को मुट्ठी में रखने वाला मोबाइल है तो इसका मतलब एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास है तो आप एक पत्रकार हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि कंट्रोलिंग पावर का हम इस्तेमाल कितना कर पाते हैं। जैसे बाबा ने अभी मुरली में बताया, तो अगर हमारे पास कंट्रोलिंग पावर होगी, हम अच्छा बुरे की समझ रखेंगे, समाज में क्या जाना चाहिए, देश के अंदर कोई सामग्री प्रसारित करने से उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर वो समझ हम रखते हैं, यानी अगर हम इसका सार्थक प्रयोग करते हैं, तब इसकी सार्थकता होगी। लेकिन इसके लिए दया और करुणा होना जरूरी है, यानी इंसान बनना जरूरी है। और इंसान से देवता बनने की जो प्रक्रिया है वो तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान आपको सिखा ही रहा है। तो इसमें हम प्रेरणा ले सकते हैं अपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से, जिनका एक मजबूत मीडिया है, चाहे पीस ऑफ माइंड चैनल हो, गोल्डलीवुड स्टूडियो हो, हमारी ज्ञान अमृत पत्रिका हो, ओम शांति मीडिया हो, रिन्यूएबल द वर्ल्ड हो, रेडियो मधुबन हो, यानी सो मनी ऐसे मीडिया संस्थान परमात्मा शिव ने खड़े किए हैं जो 100% सकारात्मक है। और सकारात्मकता जब हम समाज में और दुनिया में फैलाएंगे तो नकारात्मकता अपने आप कम होती जाएगी। आज जो हम कहते हैं कि बैड इज न्यूज़, गुड न्यूज़, नथिंग एल्स, मैं इसको नहीं मानता। मुझे पिछले 32 वर्षों का अनुभव है और कई बार हमारे जो मैं इंचार्ज रहा हूँ रुड़की में हिंदुस्तान अखबार का, एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, फ्रंट पेज की खबर है। मेरे एक संवाददाता ने मंगलोर से फ़ोन किया, भाई साहब एक मज़ा आ गया, फ्रंट पेज की न्यूज़ है। मैंने क्या न्यूज़ है? कि साहब एक्सीडेंट हो गया, इतने मर गए। मैं तुम्हें इसको मज़ा आने आ रहा है आपको? आपके अंदर दया करुणा नहीं है? क्या आपके अंदर परिवार में लोग नहीं हैं, माँ बहनें नहीं हैं, भाई नहीं है, पिता नहीं है? अगर ये एक्सीडेंट आपके साथ होता तब आप क्या मज़ा आता आपको? तो हमें उन संवेदनाओं को जागृत करने की आवश्यकता है कि जब कोई दुख में हो तो उसको हम भी फीलिंग करें उसकी, कि उसको अपने आप उस स्थिति में खड़ा करके देखें। ये प्रैक्टिकल अनुभव करने की आवश्यकता है। और आज जो सोशल मीडिया है वो निश्चित रूप से सार्थक भी है। पिछले 10 वर्षों से जब से मैं इस संस्थान से जुड़ा हूँ, और बहुत बड़ा योगदान हमारी बहन सोनिया का है उसमें, कि हमें राजयोग का अभ्यास कराया। और 10 वर्षों से हमने जो एंड्रॉयड फ़ोन है इसका सकारात्मक उपयोग करने का संकल्प लिया। और मेरा सौभाग्य है कि मीडिया कॉन्फ्रेंस में मैं 22 बार माउंट आबू गया हूँ पिछले 10 वर्षों में, और 21 बार मुझे वहाँ पर स्पीकर के रूप में काम करने का मौका मिला। तो हमने वहाँ पर सीखा है कि सकारात्मकता, अगर हम सकारात्मक खबरों को परोसेंगे तो हम निश्चित रूप से देश और समाज का भला करेंगे। जब सुबह के समय अखबार आता है
तो अगर हम उसमें अच्छी खबरें पढ़ेंगे तो हमारा मूड अच्छा रहेगा। परमात्मा चिंतन की खबर पढ़ेंगे, हम उसमें कोई बच्चे ने अच्छी कामयाबी हासिल की उसकी खबर पढ़ेंगे, किसी ने कोई उपलब्धि हासिल की है उसकी खबर पढ़ेंगे तो हमारा मूड अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम हत्या, बलात्कार, डकैती की खबरें पढ़ेंगे तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, प्रिंट मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी सकारात्मक खबरों को परोसें, और इसके लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ये अभियान चला रहा है, मैं कह सकता हूँ कि मीडिया विंग के माध्यम से देश दुनिया के जो पत्रकार वहाँ पर आते हैं उन लोगों ने वहाँ पर प्रशिक्षण लेकर के, वहाँ से सीख करके उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। और आज बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे बहुत से अखबार हैं, ऐसे बहुत से चैनल हैं जो पॉजिटिव चल रहे हैं, सकारात्मकता के पथ पर चल निकले हैं। और वो भले ही वो खबरें देनी ज़रूरी भी होती हैं जो थोड़ी समाज के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो इन्फॉर्मेटिव दे दें, अखबार के अंदर दे दें, एक कोने में दे दें, उसको फ्रंट पेज पर देना अच्छा नहीं होता। जैसे कि भोपाल से भास्कर निकलता था तो दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव मंडे नाम से शुरू किया था कि हम मंडे को कोई खबर नेगेटिव नहीं देंगे, और अगर कोई खबर देनी पड़ी तो वो बैक पेज पर देंगे। तो इससे क्या है कि जब आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपके जो अच्छी खच्ची खबरें मिलेंगी, अच्छा मन के अंदर संस्कार पैदा होंगे, और जब मन में हमारी खुशी होगी तो मन से फिर बुद्धि में होगा, और बुद्धि से फिर संस्कार बनते जाएंगे। तो हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, यही मुरली में बार बार आता है, और यही हमें सीख दी जा रही है इस राजयोग के माध्यम से जो हमें अभ्यास कराया जाता है। तो मीडिया आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ लाभकारी भी है। लेकिन अभी एक घटना पंजाब के अंदर हुई थी, एक भाई ने आत्महत्या की, पेट्रोल डाला और आग लगा ली, और एक जो पत्रकार था वो उसकी वीडियो बना रहे थे। आप मुझे बताइए दायित्व क्या था उस पत्रकार का? क्या खबर भेजना दायित्व था या उसकी जान बचाना दायित्व था? पहला दायित्व था, अगर उसके अंदर करुणा होती, अगर उसके अंदर दया होती तो उसको वो मीडिया अपना कैमरा एक तरफ रख करके पहले उसकी जान बचाने की कोशिश करता। ये हमारा दायित्व होना चाहिए, और यही इस संगोष्ठी का उद्देश्य भी है कि हम अपने अंदर दया और करुणा का भाव पैदा करें। और आज बड़ी संख्या में ऐसे पत्रकार हैं जो बड़ी से बड़ी घटनाओं को, अनहोनी को टाल भी रहे हैं। मैं सहारनपुर में एक मेरे मित्र थे विजय जोशी जी, एक धार्मिक पर्व था, उस अवसर पर एक जगह एक आपत्तिजनक वस्तु रखी हुई थी सड़क पर, और वो दंगा फैलाने का एक षड्यंत्र था। वो सुबह सुबह घूमने जा रहे थे, उनके हाथ में अखबार था, जब देखा तो उन्होंने उसके ऊपर अखबार डाल दिया और सीधे कोतवाली गए और उनको कहा कि वो ऐसे ऐसा पड़ा है वहाँ पर, उसको साफ कराइए। एक पत्र का दायित्व ये है कि, और एक ये होता कि उसका फोटो खींचता, अखबार में छापता, अगले दिन कर्फ्यू लगता, दंगे होते, कई मरते। तो हमारी ड्यूटी क्या है? चूँकि हम भी समाज का एक हिस्सा हैं, हम भी देश के नागरिक हैं, हमारा भी दायित्व है कि हम सबकी रक्षा करें, हम सबको कम से कम भाईचारे में, सद्भावना में अपना योगदान दें, और ऐसी अनहोनी घटनाओं को रोकने में भी हम कारगर हों। तो उस वक्त हमारा दायित्व एक पत्रकार का, बात में सच है यही है कि खबर थी वो, लेकिन उस वक्त देश और समाज के हित में उस खबर को इग्नोर करना चाहिए ताकि हम सकारात्मकता परोस सकें। तो ये जो आज जो लहर आ रही है, जो अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, अभी जो हमारे जितने आप सब लोग बैठे हैं, आप जो, मेरा विश्वास है ये कि आप एंड्रॉयड फ़ोन अगर रखते हैं, उसका उपयोग अगर करते हैं, तो या तो मुरली पढ़ने में करते होंगे, या आप अच्छे अच्छे संदेश सुनने में करते होंगे, या कोई वीडियो फिल्म देख रहे हैं तो वो भी एक जो मैसेज देने वाली फिल्म है वो आप देखते होंगे, पीस ऑफ माइंड चैनल आप देखते होंगे, अवेकिंग न्यूज़ आप देखते होंगे। तो वो सब चीज़ें जो हम कर पा रहे हैं, ये एक सशक्त माध्यम भी है, आवश्यकता है आज की, लेकिन हम इसका उपयोग कैसे करें, वही बाबा की मुरली के अनुसार कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमें अच्छे बुरे की सोच समझ होनी चाहिए कि हम क्या देखें, क्या न देखें, क्या परोसें और क्या न परोसें। निश्चित रूप से बहुत अच्छा आयोजन ये हुआ और इसमें एक अच्छा संदेश जाएगा, और मुझे विश्वास है, जैसा भी मनोज भाई जी कह रहे थे, कि लोग आएंगे और लोग आ भी रहे हैं। पहले संख्या कितनी थी हमारी क्लासेस की और अब कितनी है, लगातार लोग बढ़ रहे हैं, और लोग चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और चाहते हैं सद्भावना चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। तो जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं ये बहुत सुखद है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आदरणीय भ्राता
श्री गोपाल नारसन जी का, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी बात कही कि हम मीडिया का प्रयोग सकारात्मक रूप में करें, क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही कर्म हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय भ्राता भूपेंद्र चौहान जी से, जो कि पिछले 27 वर्षों से मीडिया से जुड़े हुए हैं और मीडिया के माध्यम से सोशल हेल्प करते रहते हैं। तो आज आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप भी अपने विचार इस विषय पर प्रस्तुत करें और संक्षेप में ही अपना वक्तव्य रखें, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। ओम शांति। जैसे कि दीदी ने मुझे यहाँ बुलाया और आदर सम्मान जो मुझे यहाँ पर स्टेज पर आज 2 शब्द बोलने के लिए मुझे बुला कर के मेरा सम्मान बढ़ाया है, मैं दीदी का और सभी भाइयों का आदर करता हूँ। और मैं उनसे सब एक दिल से, जो दिल होता है अंदर से, कहते हैं कि हम सच्चे मन से क्या मांगते हैं कि जो चीज़ें हमें कोई प्राप्त होती है तो उस सह दिल से हम उसे ग्रहण करें। और इस योग्य हमें बनाया गया है ईश्वर ने कि दीदी को या भाई को ये लगा कि मैं यहाँ पे आऊँ और आज 2 शब्द बोलूँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और आप सभी बहनों और भाइयों को एक बहुत संक्षिप्त में छोटी सी चीज़ बताऊँगा कि जो आज हमारे समाज में मीडिया का जो रोल है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव बहुत कम लोग उसको दिखाते हैं। और आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जो, मैं शायद उम्मीद करता हूँ कि कम हो, लेकिन सभी को पता है कि कोई भी न्यूज़ आती है, चाहे वो एक उत्तराखंड की बात करें जो अभी अंकिता का चल रहा है, तो शायद सुबह खोल करके या दिन भर में 4-5 बार ज़रूर देखते हैं। ये पक्की बात है, क्योंकि जितना भी समाज में चीज़ें हो रही हैं उसको जानना भी ज़रूरी है, ताकि अपने बच्चों को आप वो गाइड कर सको उन सब चीज़ों से। लेकिन दिन भर में आप उसे कितनी बार देखते हैं उसका इम्पैक्ट आपकी ब्रेन पे ज़रूर पड़ता है। आप बार बार उसके बारे में सोचते हैं तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं डगमगाता है, आप उसके जो अच्छी चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें, उससे भटक जाते हैं, फिर उसका चिंतन करते हैं। आप रात में भी आप सोते हैं तो बार बार यही होता है कि अंकिता के साथ ऐसा हुआ या किसी भी और समाज का कोई इस तरह से बेटी के साथ कुछ होता है, तो उसको कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि उसको आप कम से कम देखें। दूसरी चीज़, शिवानी बहन की मैं बात करूँगा। करीबन 2017 में मैंने उनसे एक बहुत अच्छी सीख सीखी थी। शिवानी बहन जो है, जब यहाँ देहरादून आई थी तो मैं उस टाइम HNN चैनल में था, HNN 24/7 में। तो उस टाइम कुछ